डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का एक रिव्यू लेक्चर जो कि हमारे कमिंग टेस्ट के लिए है, जो आपका हफ्ते वाले दिन टेस्ट है। तो जो आपका कल टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो 7.4 स्टेशनरी वेव एंड देयर फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा। पहला टॉपिक लॉन्ग है, इसमें आपको कंप्लीट ये लिखना पड़ेगा, साथ ही ये डायग्राम इसमें बनेगी। जो इसमें से शॉर्ट बन सकता है वो नोड क्या है, एंटी नोड क्या है, और ये शॉर्ट बन सकता है जो लास्ट पैराग्राफ में है, वाई द एनर्जी रिमेन स्टेशनरी और स्टैंडिंग इन द स्टेशनरी वेव। नोड बेटा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट होते हैं जो अपनी 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 पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, जबकि एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। और स्टेशनरी वेव में एनर्जी जो होती है वो प्रोपोगेट नहीं करती इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बल्कि एक ही जगह पर एनर्जी पोटेंशियल टू कनेटिक, कनेटिव टू पोटेंशियल चेंज होती रहती है। मीन वेव में, इस स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव में एनर्जी फॉरवर्ड प्रोपोगेट नहीं करती बल्कि ट्रैप हो जाती है बिटवीन द टू नोड्स। तो दूसरा सवाल है बेटा, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये बहुत आम लॉन्ग है। और स्टेशनरी वेव की कंडीशन ये होती है कि अगर दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो जब वो दोनों वेव आपस में सुपरपोज होंगी तो वो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का जो पैटर्न है वो फॉर्म करेंगे। तो बेटा अगर आप स्टेशनरी वेव, अगर आप एक स्ट्रिंग लें जिसकी लेंथ एल है, उसको दोनों एंड से यहाँ से टाई कर दें, बांध दें, और दरमियान से इसको प्लग करें, मिडल से प्लग करें, तो इसका फर्स्ट मोड फंडामेंटल मोड बनेगा। और इस फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो बेटा वो बनेगा F इज इक्वल टू वी बाई डेल्टा एल। वी स्पीड ऑफ वेव है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ F बटा एम। F यहाँ पे टेंशन इन स्ट्रिंग और M यहाँ पे मैस पर यूनिट लेंथ है। तो F1 इज द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। इसी तरह बेटा अगर हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको उसके मिडल की बजाय क्वार्टर पार्ट से प्लग करें तो हमारे पास दो लूप्स बनेंगी। और इसमें अगर आप नोड से नोड देन नोड से नोड फासला कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास बनेगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल बनेगा। बिकॉज आपने प्रीवियस एक आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जो नोड से एंटी नोड है वो लैम्डा बाई 4, नोड से नोड या एंटी नोड से एंटी नोड बेटा लैम्डा बाई 2 होता है। और इसी तरह जब आप F2 निकालेंगे तो आंसर V बटा लैम्डा 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें हमारे पास F2 2F1 के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर आप थर्ड का केस करेंगे उसमें 3F1 आ जाएगा, 4 में 4F1 आ जाएगा। इन शॉर्ट जब हम स्ट्रिंग के दोनों एंड को टाई कर देंगे तो हमारे पास जो एक हार्मोनिक सीरीज बनेगी वो एक डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा F1 2F1 3F1 एंड NF1। और इन शॉर्ट हम इसको NF लिख सकते हैं और N का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। तो इसके बाद बेटा हमारे पास स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेशनरी, अच्छा ये चीज़ आप याद रख लें, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का दूसरा नाम ट्रांसवर्स नेचर ऑफ स्टेशनरी वेव है। तो अगर ट्रांसवर्स नेचर ऑफ स्टेशनरी वेव के क्वांटाइज मोड आपसे पूछे जाएँ तो यही सवाल लिखना है आपने। बड़ा स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम जो है ये, इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ स्टेशनरी वेव को पढ़ेंगे। और इसमें हमारे पास दो पर्टिकुलर केस आएंगे, एक ऑर्गन पाइप विद बोथ हैंड ओपन एंड ऑर्गन पाइप विद वन एंड ओपन। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गन पाइप विद बोथ हैंड ओपन। बेटा ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, तो दो एंटी नोड के दरमियान में हमें क्या मिलेगा, एक नोड मिलेगा। बिकॉज कभी भी नोड और एंटी नोड इकट्ठे नहीं आएंगे, एंड दो नोड इकट्ठे नहीं आएंगे या दो एंटी नोड इकट्ठे नहीं आएंगे। नोड और एंटी नोड हमेशा ऑल्टरनेटिवली आते हैं। तो बेटा फर्स्ट मोड में हमारे पास पैटर्न ये बनेगा, और अगर आप यहाँ से L कैलकुलेट करें तो 2L आएगा। और अगेन सेम V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, F1 इज इक्वल टू V बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 की जगह पे 2L, तो F1 इक्वल आ जाएगा V बाई 2L। सेकेंड मोड में बेटा हमारे पास दो नोड और तीन एंटी नोड बनेंगे, और इसी तरह फिर आप इसी रेशियो से आगे चलते जाएं तो सेकंड मोड का जो आपका आंसर आएगा वो 2F1 बेटा बनेगा, और थर्ड का 3F1 बनेगा, nth केस का NF1 बनेगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन है तो बेटा ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पे हमारे पास नोड बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न ये बनेगा, नोड और एंटी नोड का दरमियानी फासला लैम्डा बाई 4 होगा, इसलिए हमारे पास फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी V बाई 4L आएगा। बेटा सेकंड मोड का इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारा 3F1 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले केस में आंसर F1 आया, अगला आंसर 3 टाइम ऑफ F1, तो नेक्स्ट आंसर 5 टाइम ऑफ F1 आएगा। मीन हमें सारे ओड आंसर मिलेंगे अगर हमारे पास एक एंड ओपन और दूसरा एंड क्या हो, वो क्लोज हो। तो बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
ऑर्गन पाइप विद बोथ हैंड ओपन या ऑर्गन पाइप विद वन हैंड ओपन में मोर रिचर हार्मोनिक सीरीज किसकी होगी, वो बोथ हैंड ओपन वाले की होगी। और बेटा ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्टेशनरी वेव यूजिंग माइक्रोवेव। बेटा माइक्रोवेव ऐसी वेव होती हैं जिनकी जो वेव लेंथ है वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है। इनकी वेव लेंथ रेडियो वेव से कम होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको भी यूज़ करके स्टेशन वेव बनाई जा सकती हैं। बस स्टेशन वेव की कंडीशन आप याद रखो कि दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो स्टेशन वेव पैदा करेंगे। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक मैग्नेट्रॉन मतलब माइक्रोवेव का सोर्स है जो बेटा माइक्रोवेव यूँ जनरेट करेगा और यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, मेटल रिफ्लेक्टर है और बेटा यहाँ से टकरा के ये जब वेव आएगी तो दोनों वेव आपस में मिलकर क्या बना देंगी, स्टैंडिंग वेव। जो नोड पॉइंट होगा वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा, एंटी नोड पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। इस चूँकि हम माइक्रोवेव को बेटा देख तो नहीं सकते लेकिन CRO के ज़रिए हम इसका जो पैटर्न है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ये प्रोब अगर हम नोड पे लेके आएंगे तो CRO पे हमें स्क्रीन पे इंटेंसिटी कम मिलेगा और इसी तरह मूव करवा के एंटी नोड पे ले जाएँ तो इंटेंसिटी में क्या मिलेगा, वो ज़्यादा मिलेगा। तो बेटा माइक्रोवेव ओवन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जब आप माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन जो कि माइक्रोवेव का सोर्स है वो माइक्रोवेव मिट करेगा, मेटल वेव्स को गाइड करेगा टू द रोटेटिंग स्टीरर से फिर ये सारी माइक्रोवेव जो होंगी वो उस फूड पे जाके पड़ेंगी जो माइक्रोवेव में पड़ा होगा। वो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाएंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो भी चीज़ आपने माइक्रोवेव ओवन में रखी होगी वो बेटा गर्म हो जाएगी। तो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डायफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ वेव को, ये प्योरली एक वेव फिनोमिना है। तो साउंड वेव भी डायफ्रैक्शन कर सकती हैं, एक्स रेज भी कर सकती हैं, लेकिन एक्स रेज की डायफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी शर्त ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे होगा ना बेटा क्रिस्टल, वो यूज़ किया जाएगा। चूँकि डायफ्रैक्शन की कंडीशन है कि जो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ वेव है वो ऑब्स्टिकल के साइज से ग्रेटर होनी चाहिए, फिर हमें प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन मिलेगी। तो क्रिस्टल्स के थ्रू एक्स रेज की डायफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है बिकॉज एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में है और इसी ऑर्डर में क्रिस्टल्स के अंदर एटॉमिक प्लेन्स का दरमियानी फासला होता है। बेटा रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वाटर वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं और वाटर वेव की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन को स्टडी किया जा सकता है। बेटा फर्ज करें कि हमने इधर वाटर वेव्स को प्रोड्यूस किया और ये हमने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, जब यहाँ से वाटर वेव इससे टकराएंगी ये सेमी सर्कल जो आपको नज़र आ रही है डायफ्रैक्शन को शो कर रहे हैं। जितना विड्थ कम होगा ओपनिंग का उतना डायफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा और हमें प्रोमिनेंट नजर आएगा। जितना ये विड्थ ज़्यादा होगा उतना ये जो डायफ्रैक्शन है वो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटा आपका सिलेबस है। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपका, चूँकि एक रिव्यू लेक्चर इसमें सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जा सकती तो ये मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया है। तो कोई भी चीज़ पूछने वाली हो, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप उसमें क्वेश्चन करें, उसका आपको आंसर वहाँ पे प्रॉपर्ली दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।